भेदभाव को, जाति के दंश को वो झेलते हैं और वो डरते नहीं हैं, वो टूटते नहीं हैं और वो आगे चलते हैं। तो एक नहीं करते हाँ, तो एक प्रेरणा। क्या छात्र बाबा साहब अम्बेडकर के उस बाल्यकाल के जीवन से प्रेरणा ले करके आगे बढ़ सकते हैं? ये हमें विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा बताना होगा। जब जब कहीं निराश होते हैं तो बाबा साहब के उस व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हैं कि कितना संघर्ष अकेले। जब वो कोलंबिया जाते हैं तो लंच नहीं करते, पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परफॉर्म करना है और 16 से 18 घंटे तक वो पढ़ते हैं और बेचारे एक कप चाय पी करके अपना काम चला लेते हैं। आजकल हमें अगर सुविधा मिल रही है और उसके बाद भी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम बाबा साहब के अनुयायी कैसे कहलाएंगे? तो इसलिए गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा साहब की तस्वीर को लगा करके उनसे प्रेरणा लें और आगे चलें। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके बोल चुके हैं, लोगों से बात कर चुके हैं। वहाँ के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को जिस तरह समझते हैं, अब भारत के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को जिस तरीके से समझते हैं, क्या फ़र्क है? नहीं, उसमें फ़र्क यह है कि हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को समझने की शुरुआत हुई एक दलित लीडर की तरह कि ये दलितों के मसीहा हैं, लेकिन वहाँ पर उनको एक सार्वभौमिक मूल्य है जिसको हम यूनिवर्सल मूल्य कहते हैं। यूनिवर्सल मूल्य क्या है कि क्या आपके मानव अधिकार क्या है? तो वो मानव अधिकार के चैंपियन के रूप में जाने जाते हैं। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। साल दर साल बाबा साहब की जयंतियां मनती हैं और इस बार 132वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मन रही है। क्या है इस साल खास और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कौन सी बातें हैं जिसको बार बार फिर से दोहराने की ज़रूरत है और आज के वक्त में चुनौतियाँ क्या हैं जो उनसे जुड़ा हुआ समाज है उसके सामने? हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार सर। सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती है, जेएनयू में भी कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, पूरा भीम वीक मन रहा है। आज के वक्त में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है अशोक जी, आपने भी देखा होगा जयंतियाँ बहुत जगह मनाई जाती हैं, लेकिन जयंती विश्वविद्यालय में मनाई जा रही है और विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय का कुलपति मैडम शांति श्री धूलिपटी पंडित जी खुद स्वयं उसको जो है लीड कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन है। दूसरी बात यह है कि हमें विश्वविद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का पर्व क्यों मनाना चाहिए, है ना? तो वह बाबा साहब अम्बेडकर को विश्वविद्यालय में जो बच्चे अगर देखें तो उनसे वो क्या प्रेरणा लें। तो ये ज़रूरी है कि उनके विभिन्न व्यक्तित्व और कृतित्व के अंदर जो कुछ बातें थीं उसको विश्वविद्यालय के अंदर काम करने वाले समझें। जैसे कि छात्र है, छात्रों के साथ बड़ी अभद्रता होती है, उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, बच्चा व्याकुल हो जाता है और हमने रोहित वेमुला का केस भी देखा है। लेकिन अगर हम बाबा साहब के उस बालकाल को देखें कि जिनके साथ, चाहे वो वेटिंग फॉर वीज़ा में वो लिख रहे हैं कि किस प्रकार वो जो है वेट करते हैं और कैसे उनको उतार के फेंक दिया जाता है गाड़ी में, तो वो किस प्रकार भेदभाव को, जाति के दंश को वो झेलते हैं और वो डरते नहीं हैं, वो टूटते नहीं हैं और वो आगे चलते हैं। तो एक नहीं करते। हाँ, तो एक प्रेरणा। क्या छात्र बाबा साहब अम्बेडकर के उस बाल्यकाल के जीवन से प्रेरणा ले करके आगे बढ़ सकते हैं? ये हमें विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा बताना होगा। दूसरा, अगर आप देखें कि बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षकों को क्या शिक्षा देते हैं, कि क्या उनके व्यक्तित्व से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक शिक्षक भी थे, सिंधम कॉलेज में वो प्रोफेसर हुए, और तीसरी तरफ वो एक रिसर्चर थे, शोधकर्ता। तो क्या विश्वविद्यालय विधा में शोधकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा ले करके ज्ञान का उत्पादन कर सकते हैं? रिसर्चर कैसे बना जाए? क्योंकि वो नॉलेज को
कपोल कल्पित कथा के रूप में नहीं प्रदर्शित कर रहे थे, वो रिसर्च का रेफरेंस लेते थे और रेफरेंस का यानी कि संदर्भ सहित ज्ञान का उत्पादन कर रहे थे। तो हमारे रिसर्चर्स को सीखना पड़ेगा कि आप जब कोई रिसर्च आर्टिकल लिखें तो आप संदर्भ सहित लिखें और उसका संज्ञान लेते हुए वो आगे बढ़े। तीसरी बात, जो टीचर है वो किस प्रकार नॉलेज के साथ पे बैक टू सोसाइटी करता है कि नहीं, हमको कैसे अपने आप को ज्ञान के आधार पर अपने शिक्षकों का, अपने साथ सहपाठियों का, अपने छात्रों का साथ देना है। चौथी बात जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर एक संस्थान बिल्डर थे। उन्होंने केवल नॉलेज प्रोड्यूस नहीं करी, उन्होंने केवल छात्र जीवन नहीं जिया, उन्होंने मिलिंद कॉलेज बनाया और हमें उनसे शिक्षक होते हुए ये ज्ञान लेना पड़ेगा कि हम संस्थाओं का सृजन करें। अगर नहीं तो जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं उसको अपनी माता समझें, अपनी माँ समझ करके उसकी सेवा करें, तो तब कहीं जा करके हम न्याय कर पाएंगे अपने उस पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ बाबा साहब अम्बेडकर। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जो है विश्वविद्यालय विधा में मनाना जरूरी है। जी सर, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि गिव अप नहीं किया उन्होंने कभी, क्योंकि हर छात्र जो गिव अप कर दे रहा है, चाहे रोहित वेमुला हो, पायल तरवी और तमाम नाम आते हैं, हो सकता है ये भी अगर गिव अप नहीं करते, प्रेरणा लेते कहीं ना कहीं, तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग भी देखते हैं, जब जब कहीं निराश होते हैं तो बाबा साहब के उस व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हैं कि कितना संघर्ष अकेले। जब वो कोलंबिया जाते हैं तो लंच नहीं करते, पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परफॉर्म करना है और 16 से 18 घंटे तक वो पढ़ते हैं और बेचारे एक कप चाय पी करके अपना काम चला लेते हैं। आजकल हमें अगर सुविधा मिल रही है और उसके बाद भी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम बाबा साहब के अनुयायी कैसे कहलाएंगे? तो इसलिए गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा साहब की तस्वीर को लगा करके उनसे प्रेरणा लें और आगे चलें। जी हाँ सर, एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि तमाम एजुकेशन के बावजूद तमाम लोग जागरूक हैं, इसके बावजूद भी जो उनके बेसिक राइट्स हैं उस पर बातें कम हो रही है, बहसें कम हो रही हैं। जैसे स्कॉलरशिप का मुद्दा है, जो रिजर्वेशन फुलफिल होना चाहिए उसका मुद्दा है, बैकलॉग का मुद्दा है। इसके बनिस्बत तमाम सरकारें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा के और सोच रही है कि वही उससे ये समाज खुश हो जाएगा। देखिए, मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि जैसे लोग होते हैं वैसे उनको नेता मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, वह क्या कर रही है? क्या जनता को मूर्ति चाहिए या अधिकार चाहिए या उसको नौकरी चाहिए? ये तो जनता को तय करना है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे जनता तैयार होती है वैसे वैसे वह डिमांड करती है और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो उस डिमांड पर झुकती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सरकारें कहाँ से लेसन ले रही, उनको पता है कि एक मूर्ति लगवा के ही लोग खुश हैं, तो मूर्ति लगवा दी। ये हमारी कमी है। तो ये कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि हमारे समाज को अपनी चेतनता के आधार पर सोचना पड़ेगा कि हमको हमारे विकास के लिए कौन से अधिकार आवश्यक हैं। सर, दुनिया भर में मतलब वर्ल्ड वाइड जैसे राष्ट्र निर्माता, विश्व विभूति आप लगातार मन से कहते रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, तो जो विश्व विभूति आप कहते रहे, आज के वक्त में वाशिंगटन स्टेट ने अनाउंस किया दलित हिस्ट्री मंथ, मिशिगन स्टेट ने अनाउंस किया कि पूरा वीक बाबा साहब के नाम पे होगा, ऐसे ही कनाडा में हुआ और तमाम जगहों पे अलग अलग हिस्सों में ये हो रही हैं चीज़ें। तो दुनिया भर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्वीकार्यता जिस वजह से बढ़ी है उसकी वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, ये बात तो अशोक जी आप क्योंकि हमसे जुड़े रहे हैं, हम लोग काफ़ी बहस करते रहे। आज से कम नहीं तो 2 दशक पहले से हम लोग उनको राष्ट्र निर्माता कह रहे हैं, हम लोग उनको विश्व विभूति कह रहे हैं। और हम लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि केवल हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी बस्ट, जिसको आधी होती है, वो मूर्ति लगी। उसके बाद आपने देखा वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी, फिर उसके बाद फिर आप कनाडा में जाएंगे, साइमन फ्रेजर में लगी, फिर टोरंटो में लगी, फिर मैसाचुसेट्स में लग गई, उसके बाद ब्रांडिस में लग गई, उसके बाद फिर चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में लग गई। और जो है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की पहले स्वीकारता बढ़ी मूर्ति के आधार पर, लेकिन उसके बाद फिर रिसर्चर्स आए, जैसे कि पैरी एंडरसन हैं,
पैरी एंडरसन जो हैं वो कैलिफोर्निया के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे फ़लसफ़े पर, और आपने एक स्टोरी पहले की थी कि वो किताब जिसको जिन्ना और गांधी पढ़ा करते थे, वो किताब थी पार्टीशन ऑफ इंडिया दैट इज़ पाकिस्तान। उस किताब के बारे में पैरी एंडरसन ने कहा कि वो केवल एक ऐसी किताब थी जो कि पाकिस्तान कैसे बनेगा, उसकी हद क्या होगी, उसकी परिधि क्या होगी, उसके वो रीजन कौन से होंगे, पॉपुलेशन कैसे किया जाएगा, ये सब उसके अंदर लिखा था। और उसके बावजूद बाबा साहब मना कर रहे थे कि नहीं, आप एब्रप्ट बंटवारा मत कीजिए। तो ये उनकी जो दूरदर्शिता है उसको बाहर के समाज विज्ञानी अब समझ रहे हैं। इसी तरह स्विस के कोमोजिने, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें अंटोनियो ग्रामशी जो इटली का समाज विज्ञानी है और बाबा साहब की तुलना करी है। और मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में जो है बाबा साहब की बाकायदा व्याख्यानमाला चल रही है। और विश्व के अंदर अब जो समाज विज्ञानी हैं, अभी मैं 20 तारीख को ऑस्ट्रिया में बोलूँगा बाबा साहब का, तो कहीं ना कहीं समाज विज्ञानी विश्वविद्यालय विधा में बाबा साहब द्वारा ज्ञान के उत्पादन को मार्क्स और जो डरखाइम और वेबर, जो बड़े बड़े समाज विज्ञानी हैं, उनके समकक्ष रख करके उनके ज्ञान का आकलन कर रहे हैं, और इसलिए स्वीकारता बढ़ती चली जा रही है। आपने भी कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे 20 अप्रैल को आप जा रहे हैं, इसके पहले आप नहीं जाएंगे, नहीं हम अच्छा, मतलब बाहर। हाँ ठीक है, आप संबोधित करें। इसके पहले आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके बोल चुके हैं, लोगों से बात कर चुके हैं। वहाँ के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को जिस तरह समझते हैं, अब भारत के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को जिस तरीके से समझते हैं, क्या फ़र्क है? नहीं, उसमें फ़र्क यह है कि हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को समझने की शुरुआत हुई एक दलित लीडर की तरह कि ये दलितों के मसीहा हैं, लेकिन वहाँ पर उनको एक सार्वभौमिक मूल्य है जिसको हम यूनिवर्सल मूल्य कहते हैं। यूनिवर्सल मूल्य क्या है कि क्या आपके मानव अधिकार क्या हैं, तो वो मानव अधिकार के चैंपियन के रूप में जाने जाते हैं। और पीस मेकिंग, जैसे कि बुद्धा की जो पीस मेकिंग है, उसके रूप में वो जाने जाते हैं कि विश्व को शांति की कितनी आवश्यकता है। और क्योंकि बुद्धा जो हैं ऑलरेडी 171 राष्ट्रों में विश्व के हैं, तो वो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस समय देखते हैं कि नहीं, ये बुद्धा के वाहक भी हैं। तो उनको समझने का जो नज़रिया है वो हम कहेंगे दानीश्वर और इंटेलेक्चुअल है। जाने के वो एक्टिविस्ट के रूप में नहीं देखे जाते हैं, बल्कि एक प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्चुअल के रूप में देखे जाते हैं। ये भिन्नता है। सर, अब वीसी साहिबा ने भी जिक्र किया कि जेएनयू का जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट, वो 54th रैंक पे आया वर्ल्ड रैंकिंग में। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप उसको चेयर कर रहे हैं? जी देखिए, आपने पहले भी एक बार जब हमारा हुआ था तो उस समय हम लोग 52nd रैंक पे थे। आज हम लोग 68th रैंक पर हैं। ये QS रैंकिंग है, अमेरिका की एक संस्था है जिसको करती है। तो वास्तविकता तो ये है कि हमारे पास जो मेधा है, क्योंकि कोई भी विभाग किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, विभाग के अंदर बहुत सारे टीचर होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो एक सतत प्रक्रिया और उद्विकासीय दृष्टि से ये एक समेकित मेधा का चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। जो मेधा हमारे यहाँ कलेक्टिव क्या है, और इसके अंदर दो बातें आपको बहुत ज़रूरी है कि रैंकिंग में हम आगे कैसे आते हैं, कि हम पाश्चात्य देशों से आए हुए छात्रों को क्या हम पढ़ा सकते हैं, इसकी बात होती है। तो हमारे यहाँ एक ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम है जिसके अंदर 10 से 20 राष्ट्रों के बच्चे आते हैं हर वर्ष, और हम उनको पढ़ा सकते हैं। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था अशोक जी कि हम उपनिवेशवादी शक्तियाँ हमको पढ़ाती थी, पाश्चात्य के देश हमको। अब हम आज पाश्चात्य देशों के बच्चों को, उनके टीचरों को पढ़ा रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है कि हमारी मेधा है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, और इसलिए कहीं ना कहीं मान और अभिमान दोनों होता है कि हाँ, हम विश्व के अंदर एक पोजीशन रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सराहना इसकी होनी चाहिए वो अभी हुई नहीं है। क्यों?
ये मुझे लगता है कि लोगों को विश्वास नहीं है कि हाँ सचमुच एक भारत का कोई विभाग, छोटा सा विभाग इस प्रकार की क्रिया भी कर सकता है, और उनको उस महत्व को जिसमें आईआईटी और आईआईएम जैसे विभाग नहीं हैं हमारे पास है ना, तो इसलिए आपने कहा महत्व नहीं मिला। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जब मिशिगन स्टेट ने चिट्ठी जारी की वहाँ के गवर्नर ने कि हम वीक मनाएंगे डॉक्टर अंबेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पे, वाशिंगटन स्टेट ने पूरे मंथ का पर कारण दिया उन्होंने कि इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र था, ज्योतिबा फुले का जिक्र था, और तमाम इस अलग अलग हिस्सों में ये हो रहा है। लेकिन भारत की मीडिया खामोश है, भारत में इस पर चर्चा नहीं हो रही। क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि उसकी सराहना नहीं हुई आपकी भी, और सराहना करने का निश्चित तौर पे मीडिया ग्रुप्स का है जो चीज़ों को चिन्हित करती है, जब उनकी जिम्मेदारी भी है। तो जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पे, ज्योतिबा फुले की जयंती पे वाशिंगटन स्टेट ने पूरा मंथ डिक्लेयर किया, मिशिगन ने किया, और तमाम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुआ, भारत में खामोशी है, बात ही नहीं हो रही उस पर। नहीं, मुझे लगता है कि जो भारत में जो सतत प्रक्रिया रही है बाबा साहब के बर्थ एनिवर्सरी को या उनकी जयंती को उसका जश्न मनाने की, तो मुझे लगता है कि 125वीं बहुत ज़ोर से मनाई गई, और उसमें राष्ट्र में 5 तीर्थ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको डिक्लेयर भी किया। तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा पारितोषिक जो है वो मिल चुका है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो शिथिलता दिखाई दी हो कि हाँ, हम जो कुछ बाबा साहब के लिए करना था वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सभी स्तर पर कर चुके हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि एक बार फिर से वो जयंती मनाई जाए। नहीं कह रहा मैं, मीडिया की बात कर रहा हूँ। खामोशी है मीडिया में। जैसे आपने बताया कि इंडिया टुडे में एक बार हुआ था हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन, ये माह हुआ, और बड़ी आसानी से आउटलुक ने किया, नहीं इंडिया टुडे ने भी किया था, हाँ दोनों ने किया था, और उसमें ये बात बड़ी चालाकी से इंडिया टुडे ने क्या किया, गांधी के बाद कौन सबसे बड़ा है। तो ये जिसे कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब लोग बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो अभी भी वो अंगीकार करना पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और इसलिए कहीं ना कहीं वो जो है एक संकुचित दायरे के अंदर ही बाबा साहब को रखना चाहते हैं। सर, आप दुनिया भर में जाने माने एक समाजशास्त्री हैं, समाज को क्या आप मैसेज देंगे 132 बर्थ एनिवर्सरी पे बाबा साहब? नहीं, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं मैसेज दूँ, लेकिन ये बात तो है कि बाबा साहब अम्बेडकर को, जैसे कि हम छात्रों के साथ एक सेमिनार कर रहे हैं टूवर्ड्स इपिस्टेमोलॉजी ऑफ बाबा साहब थॉट एंड फिलॉसफी, यानी कि बाबा साहब के दर्शन की ज्ञान मीमांसा। तो अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने क्या किया ये समझा जाता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ, ज्ञान जो दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ हम उन्होंने ज्ञान का उत्पादन कैसे किया और ज्ञान की कौन कौन सी परंपरा, कौन कौन सी शाखा जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला, मुझे लगता है कि उस पर अब चर्चा होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो दिया राष्ट्र निर्माण के लिए संस्थाओं के रूप में, संविधान के रूप में, उस पर चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन आने वाले में उन्होंने किस किस विधा में ज्ञान पर दिया है, ज्ञान का उत्पादन किया है, किस प्रकार किया है, किस प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया है, उसको हमें लगता है देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। और बिल्कुल महीना शुरू हो चुका है और लगातार हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न का माहौल है, तो आप देखते रहिए दलित दस्तक। हमारे सभी दर्शकों को भी अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, और दलित दस्तक को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें सहयोग भी करिए। जय भीम।